हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जीएस 1 का एक टॉपिक लिया है हमने, विच इज़ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। बहुत टाइम से न्यूज़ है, जब से केन बेतवा के इंटरलिंकिंग की बात हुई है और पता चला कि नेशनल पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो उसमें डूबने के चांसेस हैं, तब से काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी फुल फ्लेजेड तैयारी के साथ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पे बात करती है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में इसी टाइप का इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पे ऑलरेडी 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, अभी क्या इसका स्टेटस है, हिमालयन रिवर के लिए, पेनिनसुलर रिवर के लिए क्या है। काफ़ी अच्छा कंटेंट है इस पूरे वीडियो का, थोड़ा ध्यान से देखना। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कहीं और से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड वायबल सोल्यूशन, कि अगर हम रिवर्स को जोड़ दें तो हमको एक वायबल सोल्यूशन दे देगा मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन ये आता है, पहली बात है मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है। क्या दिया है आगे, ड्रॉट की, फ्लड की और इंटरप्टेड नेविगेशन की। इस बात को क्रिटिकली एग्जामिन करो। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब क्या है कि हमको इस चीज़ का प्रो भी बताना है, कौन भी बताना है कि हाँ यार इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर दो, ये सारी समस्याएं सुधर जाएंगी। लेकिन ये सारी समस्याएं आ भी जाएंगी, उसे बोलते हैं क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस वाली ऐसी प्रॉब्लम जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, जिनमें ड्रॉट, फ्लड और इंटरप्टेड की बार बार जो ड्रॉट आ जाता है, जैसे महाराष्ट्र का 80% एरिया ड्रॉट प्रोन है और फ्लड आ रहे हैं बहुत बार। फ्लड वाले एरिया में मतलब जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और ऐसा एरिया जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही इंटरप्टेड नेविगेशन होता है, जैसे हमारा जो इनलैंड वाटरवेज है, नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये काफ़ी छोटे छोटे ब्लॉकेज में बने हुए हैं। तो अगर हम पूरी रिवर्स को जॉइंट कर देते हैं तो हमको एक अनइंटरप्टेड नेविगेशन मिल जाएगा। मतलब कि आप जो छोटे शिपमेंट्स हैं वो पूरा इनलैंड के अंदर के स्टेट तक जा सकता है, हिंटरलैंड तक हमारा इनलैंड वाटरवे बन जाएगा हर एक एरिया में। ये कहने की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। सबसे पहले देखो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है क्या। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आया था, जिसको हम नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं। इसके अंदर ये डिसाइड करा गया था कि ऐसी रिवर्स या ऐसे एरिया जहाँ पे पानी ज़्यादा है, सरप्लस बेसिन है, वहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन बहुत रहती है, तो वहाँ से सरप्लस वाले पानी को हम, जो डिफिसिट वाले बेसिन्स हैं जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे पानी को ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि जहाँ पे सरप्लस वाटर है वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन ख़त्म हो जाए, और जहाँ पे डिफिसिट एरिया, जहाँ पे ड्रॉट या स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाए। तो ये है हमारा इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र। बेसिन्स के अंदर, बेसिन क्या होता है, जब एक रिवर फ्लो होती है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो जिस एरिया से, जिस स्लोप के साथ वो बह रही है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कितना एरिया बना रही है, कहाँ कहाँ से उसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, तो वो पूरा बेसिन एरिया कहलाता है। ठीक है, दिस इज़ इंटर बेसिन। तो ये बोल रहा है कि जो बेसिन एरिया है काफ़ी सारे, जैसे आप हिमालय को, तो जैसे पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर को कनेक्ट करने के लिए, हिमालयन की ट्रिब्यूटरीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, तो इंटर बेसिन या इंट्रा बेसिन वाटर ट्रांसफ़र हमको करना है। हमको वाटर सरप्लस से वाटर डिफिसिट वाले एरिया में पानी लेके जाना है। तो सरकार के हिसाब से, तो आप ये पूछोगे कि सरप्लस क्या होता है, लाइक हाउ डू यू डिफाइन कि ये एरिया सरप्लस है या ये एरिया सरप्लस नहीं है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जहाँ पे रिवर में एक्स्ट्रा पानी अवेलेबल है, जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, मतलब आपको पानी इरिगेशन, डोमेस्टिक कंजप्शन या इंडस्ट्रियल के एरिया के लिए आपको जितना पानी चाहिए, उसके अलावा अगर आपके पास पानी है तो वो आपका सरप्लस पानी है। और डिफिसिट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मतलब ह्यूमन को पूरा देने के लिए ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इरिगेशन वाटर नहीं है, तो ये आपका
डिफिसिट है। और डिफिसिट का जो टर्मिनोलॉजी है ये हमने सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं रखा है कि अच्छा इंसान के पास पीने के लिए नहीं, इरिगेशन के लिए नहीं, हमने सब रखा है कि आपके एक्वेटिक्स, आपके ये इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करेगा, आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी है या नहीं है, तो वो सरप्लस एंड डिफिसिट है। कूल, ये समझ आया? ओके गुड। सो नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में हम अभी 37 रिवर्स को 30 लिंक्स बना के इसको इस तरीके से हम जोड़ देंगे रिवर्स को कि ये एक पूरा साउथ एशियन वाटर ग्रिड बन जाएगा। लगभग 3000 स्टोरेज डैम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब रिवर को ऐसा नहीं है कि एक रिवर यहाँ बह रही है, दूसरी रिवर यहाँ बह रही है, यहाँ पे गड्ढा खोद के दोनों रिवर को कनेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। वैसा स्लोप होना पड़ता है, आसपास का इकोसिस्टम देखेंगे हम, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो इस प्लानिंग में जाती है जब हम दो रिवर को जोड़ने की बात करते हैं। तो क्योंकि हमारी रिवर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर, तो हमारा जो इंटरलिंकिंग रिवर का प्रोजेक्ट है इसको भी हमने दो कंपोनेंट में, दो प्रोजेक्ट्स में बांटा है। हिमालयन कॉम्पोनेंट हिमालयन रिवर्स के लिए और पेनिनसुलर कॉम्पोनेंट पेनिनसुलर रिवर के लिए। हिमालयन कंपोनेंट में क्या है? हिमालयन कंपोनेंट में पहले ये समझो, हिमालय की जो रिवर्स हैं इनको दो तरह से पानी मिलता है। एक तो मॉनसून का पानी आता है बारिश के साथ, और दूसरा ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से पानी आता है। ये सारी ग्लेशियर ओरिजिनेटेड है, हिमालय के हाई एल्टीट्यूड से ओरिजिनेट होकर आती है, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, इंडस हो, ट्रिब्यूटरीज हो। स्नो जब मेल्ट होती है तब नीचे पानी आता है। क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो ग्लेशियर मेल्टिंग है इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि पानी का वॉल्यूम रिवर में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और उसके साथ ही मॉनसूनल रेनफॉल अगर साथ में हो तो उसमें फ्लडिंग की काफ़ी सिचुएशन रहती है। तो इसमें जो एम है वो क्या है कि जो मॉनसूनल फ्लो है इरिगेशन या हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, उसके साथ फ्लड को कंट्रोल करना है। मतलब पानी को हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरीके से हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आई मस्ट से, कि वो इरिगेशन के काम आएगा, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे हम उसमें से, और जो नीचे के एरिया में फ्लड आ जाता है, नीचे के एरिया का मतलब क्या है कि रिवर बहती हुई जब प्लेन्स में आती है, जैसे उत्तराखंड हो गया ये अपर एरिया है, बाकी हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये हमारे नीचे के राइपेरियन कंट्रीज स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लड के सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो लिंक क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि जो सरप्लस फ्लो है काशी का, गंडक, कोशी का, गंडक का, घाघरा का, इन सब का जो सरप्लस वाटर है इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गंगा और यमुना, हालांकि गंगा और यमुना आपस में जाके मिली जाती है, लेकिन इनका जो सरप्लस पानी है इसको इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में ड्रॉट प्रोन एरिया है, ये किस में आता है, ये एरिड एंड सेमी एरिड एरिया के अंदर आता है। तो एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में जो इरिगेशन की, पीने के पानी की, इंडस्ट्रीज के लिए वाटर की दिक्कत हो रही है, उसको गंगा और यमुना से सरप्लस पानी को लाके ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से पूरा इसका फ्लो चार्ट बनाया है। ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे इनको जोड़ा जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको घाघरा रिवर से, चंबल रिवर से, फिर यहाँ पे शारदा रिवर से लेके आया जा रहा है, हम इसको पूरा साबरमती में ले जाके मिला रहे हैं। यहाँ पे आपको लगेगा कि घाघरा और यमुना के बीच में है, गंगा और गंडक को मिला रहे हैं। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये जहाँ पे रिवर नहीं है वहीं पे आपको ये एरिया बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सरप्लस से डेफिसिट के अंदर पानी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सेकंड, हमारी पेनिनसुलर में क्या है, पेनिनसुलर रिवर को पानी कहाँ से मिलता है, मॉनसून से। पेनिनसुला में कोई ग्लेशियर तो है नहीं, तो मॉनसून ही है इनका इकलौता। तो मॉनसून की वजह से जो पानी आता है, तो इन्होंने ये डिसाइड करा है कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, इन नदियों को लिंक करेंगे ताकि जो कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वाईगई रिवर से इनमें फीड हो सके वो। और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएंगे ताकि पानी के फ्लो को कंट्रोल करा जा सके, और उसके हिसाब से फिर इरिगेशन और वाटर के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन डैम्स के थ्रू कनाल्स को निकाला जाएगा, और वो कनाल्स आगे ले जाके पानी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और इसके साथ ही केन रिवर जो है, केन और बेतवा का नाम आपने सुना होगा, केन रिवर को बेतवा रिवर से मिलाएंगे, फिर आगे पार्वती,
काली सिंध और चंबल रिवर के साथ भी इसको लिंक करने का प्लान है। तो अभी केन और बेतवा का ऐसा है जो अभी चल रहा है प्रोसेस में, लेकिन इस पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। तो ये है पूरा हमारा पेनिनसुलर कंपोनेंट। इसमें आप देखोगे किस तरीके से महानदी और गोदावरी को यहाँ पे लिंक करा जाएगा, फिर कृष्णा और गोदावरी को यहाँ पे लिंक करा जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से काफ़ी सारी वाईगई, वाईपीआर, पालर, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, इन सारी रिवर को लिंक करा जाएगा। और यहाँ पे ये नंबर 10 पे देखो, स्पेशली फोकस ऑन द नंबर 10 और नंबर 11। यहाँ पे काली सिंध और पार्वती को लिंक करा जा रहा है और यहाँ पे केन और बेतवा को लिंक करा जा रहा है। तो ये है रिवर इंटरलिंकिंग। अभी प्लीज़ डोंट आस्क कि केन और बेतवा को हमने पेनिनसुलर में कैसे डाला है। ये हमारी ओके, इसके बारे में हम कभी फिर से बताएंगे। बट केन, बेतवा, चंबल, काली सिंध ये सारी हिमालयन रिवर में नहीं आती है। रीज़न बीइंग, हालांकि ये कंट्रीब्यूट करती है हिमालयन रिवर में, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा यमुना की, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो पेनिनसुलर इंडिया से होता है, इसलिए इनको हम पेनिनसुलर रिवर के अंदर मानते हैं, इनको हम हिमालयन में नहीं मानते हैं। तो ये एक रीज़न है। तो ये हमारा पूरा एक प्रपोज्ड इंटरबेसिन वाटर ट्रांसफ़र लिंक का पूरा एक कंपोनेंट है, पूरा मैप है कि किस तरीके से करा जाएगा। तो ये हिमालयन और ये हमारा पेनिनसुलर कंपोनेंट है। तो इसमें आपको डिफरेंट कलर्स में दिखेंगे। इन कलर्स का मतलब है कि अच्छा, इसको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सर्वे कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेट कर दिया गया है और हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है, फोकस ऑन दिस, जैसे कि हमारा है ये वाला नंबर 1, नंबर 2 जो हम गंगा को कोसी से मिला रहे हैं। यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र के पास इस कनाल को, इस वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली डिफरेंट अभी रिवर पे प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे स्टडी हो रही है कि क्या ये फिजिबल है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कितना इसमें खर्चा आएगा, क्या इसकी सस्टेनेबिलिटी रहेगी, इन सारी चीज़ों पे स्टडी हो रही है। तो हमको पहला क्वेश्चन है कि क्यों, ज़रूरत क्या है। देखो, सरप्लस एंड डिफिसिट के अलावा काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। जैसे एक तो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। हम क्या करेंगे, पानी को स्टोर करेंगे डैम के अंदर, स्टोरेज डैम्स बनाएंगे, तो उन डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये हमारी क्या है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें हम थर्मल या कोल की तरह किसी भी तरह का ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं कर रहे हैं। तो ये इंडिया को पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हमने जो कमिटमेंट करा था उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही अराउंड द ईयर नेविगेशन रहेगा। अराउंड द ईयर नेविगेशन मतलब क्या है कि देखो, साउथ इंडियन रिवर में जनरली पानी थोड़ा लेवल लो रहता है। रीज़न बीइंग कि उनमें सिर्फ एक ही मॉनसून से उसमें पानी आ रहा है। तो अगर हम रिवर को इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो कनेक्टेड हो जाएंगे। इससे हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पानी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप चाहे वो इनलैंड में ले लो या फिर सी में ले लो, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम होता है और उसमें लेवल ऑफ पोल्यूशन भी सबसे कम होगा। और जहाँ जहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन होगा, हिंटरलैंड में जाएगा, तो उससे नई जॉब इंक्रीज़ होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होगी, वहाँ पे इकोनॉमी हमारी डेवलप होगी। फिर इरिगेशन के बेनिफिट हैं, जैसे कि बताया कि सरप्लस को डिफिसिट में लेके आएंगे, फ्लड एरिया को हम ड्रॉट एरिया में लेके आएंगे। तो ऐसे एरिया में पानी नहीं होता इरिगेशन के लिए। इंडिया में वैसे भी जनरली हमारा मॉनसूनल एग्रीकल्चर है, 65 to 68% का एग्रीकल्चर हमारा अभी भी मॉनसून पे डिपेंड करता है। तो जब हम इंटरलिंक कर देंगे रिवर को तो पूरा इरिगेशन पोटेंशियल हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी पानी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऐसे एरिया में जहाँ पहले नहीं था, और जो पानी ऐसा होता था कि सरफेस रन ऑफ हो जाता था, कि पानी ग्राउंड वाटर में रिचार्ज भी नहीं हो रहा है और वो ऐसे ही बह के ख़राब हो जाता था, तो वो उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। बहुत सारी कंसर्न्स रिलेटेड हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से। पहली तो बात है, पेरिनियल रिवर जो है इतनी पेरिनियल भी नहीं है। जैसे कि आप रेनफॉल डेटा को आप देखो कि मॉनसून में बारिश जो है वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक कि जो आपको दिखता है सरप्लस पानी है, वो इतना सरप्लस पानी नहीं है। और अगर आपने पानी निकाल दिया उस रिवर में से तो नीचे के जो स्टेट्स हैं उनको पानी की दिक्कत हो जाएगी। और वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट में क्या होगा कि पहले तो स्टेट के बीच में वैसे भी बहुत टसल रहती है पानी को लेके। जैसे आप रावी एंड व्यास वाटर डिस्प्यूट ले लो पंजाब हरियाणा के राजस्थान के बीच में, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ले लो केरला कर्नाटका तमिलनाडु पुडुचेरी के बीच में। तो इनमें क्या है कि स्टेट में आपस में कंटेशियस रहता है कि आपने हमारा ज़्यादा पानी रोक लिया, आपने हमारा कम पानी दिया, हमारे एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है। तो ये जो फेडरल स्पिरिट है ये बिल्कुल के एकदम ही इसमें स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को इग्नोर कर दिया गया है। तो एक तो ये इशू रहेगा।
फिर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी आपने ब्रह्मपुत्र को लिंक कर दिया, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पे ब्रह्मपुत्र क्या हो रही है, चाइना से आ रही है, इंडिया में एंटर कर रही है, फिर बांग्लादेश में जा रही है। तो अगर आपने ब्रह्मपुत्र को लिंक करा तो बांग्लादेश जाहिर सी बात है, बीइंग ए लोअर राइपेरियन स्टेट, वो बोलेगा कि आप हमारे पानी को रोक रहे हो, हमारी पूरी खेती है इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। तो ये क्या होगा, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ टसल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि चाइना है, चाइना अगर ब्रह्मपुत्र पे बड़े बड़े डैम्स बना रहा है तो इंडिया क्यों कंसर्न है। अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र के पानी का वॉल्यूम कम कर दिया या ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक दिया तो नीचे के हमारे जितने भी राइपेरियन स्टेट्स हैं सारे ड्राई हो जाएंगे, तो एक तरह का वाटर वॉर स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली पाकिस्तान इंडस रिवर पे इतना क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि इंडस रिवर इंडिया से ओरिजिनेट होकर निकलती है। तो अगर हम इंडस वाटर को रोक लें, जिसमें हमारी ट्रीटी भी है, एग्रीमेंट हुआ हुआ है हमारा, तो पाकिस्तान को फिर नीचे एग्रीकल्चर के लिए जो पानी चाहिए वो नहीं मिलेगा। सिमिलरली बांग्लादेश तिस्ता वाटर के लिए क्यों कंटेशियस रखता है कि आप हमारा तिस्ता पानी रोक लेते हो, आप हमारा डाइवर्ट कर देते हो, हमारे किसानों को पानी नहीं मिलता है। तो और नेपाल के साथ भी है कि महाकाली रिवर अगर इस तरीका का इशू होता है तो हमारे नेबरहुड में जो रिलेशंस हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे। इसके साथ ही इसकी हाई एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। पहले इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं। जब आप दो रिवर को लिंक करोगे तो आपको 100 चीज़ें सोचनी पड़ेगी, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसका क्या स्लोप होगा, उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी। तो ये तो इकोनॉमिक कॉस्ट है, लेकिन इसका इकोलॉजिकल कॉस्ट या इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो एक्सट्रीमली ह्यूज है। हर रिवर का अपना एक नीश होता है, हर रिवर में एक इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने से वहाँ की पूरी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही में रिवर जब ऊपर से नीचे बह के आती है तो अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है। वो सेडिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उस सेडिमेंट से क्या होता है, हमारे फ्लड प्लेन्स बनते हैं, हमारे डेल्टास बनते हैं, उस डेल्टास पे हमारे मैनग्रोव्स बनते हैं जो हमारे एज ए शील्ड वर्क करते हैं साइक्लोन से। एक्वेटिक लाइफ होती है वहाँ पे डिफरेंट तरह की। तो ये सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके और ऐसा एरिया जहाँ पे अभी तक पानी नहीं था, वहाँ पे अगर रिवर का पानी आएगा तो उसका खुद का जो नीश है, जैसे एरिड एंड सेमी एरिड एरिया है, उसका खुद का जो नीश है, जो एनिमल है जिन्होंने अभी एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में खुद को अडॉप्ट कर लिया है, इवॉल्व हो गए हैं, उनके लिए फिर इतना सडन इवोल्यूशन करना मुश्किल होगा और वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट लेके आएगा। इसके साथ ही रिहेबिलिएशन का बात होगा। जब आप किसी दो नदी को जोड़ोगे तो आप उसे कहीं से तो निकालोगे और उस कहीं में ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं बस रहे होंगे, इन लोगों को हटाना पड़ेगा, इन्हें रिहेबिलिएट करना पड़ेगा, उसमें बड़ी कॉस्ट आएगी। केन बेतवा लिंक में क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट जो है या फिर जो पन्ना नेशनल पार्क है इसका 8% तक का जो एरिया है वो इसमें डूब जाएगा। तो ये इसके साथ ग्रेट ह्यूमन कॉस्ट भी है। आपको रिवर के डायनामिक, यू हैव टू स्टडी द डायनामिक्स ऑफ द रिवर ऑल्सो, कि हर रिवर का एक वाटर क्वालिटी होता है। आपको गोदावरी रिवर और गंगा रिवर के पानी में बहुत डिफरेंस मिलेगा, तो इसी तरीके से आपको गोदावरी और महानदी के रिवर पानी में भी डिफरेंस मिलेगा। तो हर रिवर का जो डिफरेंट क्वालिटी का वाटर है अगर इसे मिक्स कर देंगे तो उन दो रिवर में पर्टिकुलर जो एक्वेटिक लाइफस्टाइल रह रही है, एक तो सबसे पहले उनको डिस्टर्बेंस हो जाएगा और दूसरा आप पोल्यूटेड रिवर को नॉन पोल्यूटेड रिवर के साथ मिक्स करके पूरे पानी को पोल्यूटेड बना रहे हो। सो दिस माइट हैपन ऑल्सो। तो ये है इंटरलिंकिंग रिवर का क्रिटिकल एग्जामिनेशन कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो इसके प्रोज हैं कौन से, इसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि स्टेट बीइंग ए वाटर सब्जेक्ट और स्टेट के जो पीपल हैं वो किसको ब्लेम करेंगे, आप सेंटर को ब्लेम करोगे, स्टेट को ब्लेम करोगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने पीपल का ध्यान रखे। तो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अगर हो गया कि सेंटर ने डिसीजन ले लिया, इम्प्लीमेंट करो, नहीं माना तो हम प्रेसिडेंशियल रूल लगा देंगे। नाउ अगर ये अप्रोच रही तो फेडरलिज्म स्पिरिट के साथ में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि इसको डिसेंट्रलाइज करो। हम लोगों के पास जितना पानी है उसको कंजर्व करा जाए। मॉनसून हमारा काफ़ी अच्छा आता है तो पानी जो आता है उसको प्रिजर्व करा जाए और जो फ्लड एंड ड्रॉट्स होते हैं इनको मिटिगेशन कैसे करा जाए, कैसे उनको मिनिमम करा जाए। जैसे फ्लड प्लेन्स में सिटी को ना डेवलप होने दिया जाए, ड्रॉट एरिया में ऐसे ट्रेडिशनल सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन की मेथड्स लिए जाएं ताकि पानी को ज़्यादा प्रिजर्व कर सकें। वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग ना करी जाए। ये कुछ ऑप्शन है जो अडॉप्ट करे जा सकते हैं रेदर देन डिस्टर्बिंग द होल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम और द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम।
तो दिस इज़ इट इन द इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली हम इंटरलिंकिंग के अंदर पढ़ लेते हैं, बट हम ये कभी नहीं पढ़ते हैं कि हिमालयन कॉम्पोनेंट क्या है, पेनिनसुलर कॉम्पोनेंट क्या है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से उसको डिवाइड करा जा रहा है। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट, मैप थोड़ा सा देख लेना, और इसके साथ इस क्वेश्चन का PDF मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आंसर लिख के doubts.studyiq@gmail.com पे भेजना। एंड दैट इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।